हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इस वीडियो में हम आगे के चैप्टर को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो जैसे कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने ये सब चीजें हमारी कंप्लीट कवर कर ली थी। अब हमें ये देखना है हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। देखिए, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 में हमारा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में डेल्टन जी ने हमारे क्या बताया था, उन्होंने कहा था एटम जो है इनडिस्ट्रक्टेबल और इनडिविजिबल पार्टिकल है। मतलब एटम से ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हो ही नहीं सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद ये बात उनकी गलत हो गई, क्योंकि एटम से भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स खोज लिए गए थे, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन थे और प्रोटॉन थे। तो ये एक फेलियर था हमारा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खोजने के बाद, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद अब हमें यह जानना था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज कैसे होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज होते हैं। तो इसके लिए कई सारे साइंटिस्ट ने हमारे एटॉमिक मॉडल्स दिए हैं। एटॉमिक मॉडल मतलब एटम के कई सारे स्ट्रक्चर दिए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि एटम इस तरीके से हो सकता है, एटम के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहले मॉडल दिया था एटम का, वो दिया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया था एटम का। देखिए, ये है हमारे जे थॉमसन। तो देखिए, कई सारे हमें स्ट्रक्चर पढ़ने हैं एटम के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम को। थॉमसन जी ने क्या करा, थॉमसन जी ने एटम को क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन के एग्जाम्पल देकर के समझाया। उन्होंने कहा जैसे कि वाटरमेलन हमारा होता है ना तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट होता है, रेड पार्ट, उन्होंने कहा ये हमारा प्रोटॉन है, और जो ब्लैक सीड्स होती हैं उन्होंने उसे इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया। मतलब वाटरमेलन के अंदर जितना भी रेड पार्ट है उन्होंने कहा ये हमारे प्रोटॉन है जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और जितने भी ब्लैक सीड्स हैं उन्होंने उसे क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो एटम के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थॉमसन मॉडल एटम हमारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, ये फिगर से आपको समझाया भी गया है। ये वाटरमेलन है और ये ब्लैक जो है ये इलेक्ट्रॉन है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं ये मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं। इस वजह से जो एटम है हमारा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, हमारा एटम स्टेबल रहता है और न्यूट्रल रहता है, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव टोटल चार्ज है उसका वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। थॉमसन मॉडल से हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो हमारा एटम है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। लेकिन इसके बाद रिसर्च रुकी नहीं, और रदरफोर्ड जी आए हमारे। रदरफोर्ड ने हम एक और एटम का स्ट्रक्चर दिया जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अब इसे देखते हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर देने से पहले एक सेटअप तैयार किया, उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, उसके बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए, और उन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को एक पतली सी गोल्ड फॉइल पर क्या किया, फॉल किया। और इन्होंने पतली गोल्ड फॉइल क्यों ली, पतली गोल्ड फॉइल गोल्ड इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड हमारा सब गोल्ड हम पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड हमारा एक ऐसा मेटल होता है जिसे हम पतली से पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए, और उन्हें चाहिए थी पतली शीट, तो इस वजह से उन्होंने गोल्ड को चुना। और अल्फा पार्टिकल हमारे डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं जिसका मास होता है 4u। ये डबली चार्ज होते हैं हमारे। और देखिए, उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इसकी वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और अल्फा पार्टिकल्स हैं हमारे वो हैवियर हैं, इस वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो ज्यादा एंगल पर ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ऐसा किसने सोचा था, ऐसा रदरफोर्ड जी ने सोचा था। लेकिन अब किया उन्होंने उसके बाद एक्सपेरिमेंट। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट की हमारी फिगर भी दे रखी है, इससे भी हम कई सारी चीजें समझेंगे। देखिए, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उनके रिजल्ट निकला ना वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या था अब वो देखते हैं। देखिए, पहली चीज उन्हें क्या देखने मिली, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। मतलब ज्यादातर जो पार्टिकल थे ना, अल्फा पार्टिकल जो थे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल वो गोल्ड फॉइल के आर पार निकल गए, सीधे स्ट्रेट में निकल गए। देखिए, ये आप फिगर में देख भी सकते हैं, ये देखिए स्ट्रेट सीधे निकल गए।
सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। देखिए ये डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, ये छोटा डिफ्लेक्शन ये आपको एक दिखाई दे रहा है, तो कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से। और हर एक 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल हमारा रिबाउंड हो गया। रिबाउंड मतलब अपने ही पाथ पर दोबारा से वापस लौट गया। ये देखिए ऊपर फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इधर ये सीधा गया और वापसी इधर ही वापसी आ गया। ये देखिए सीधा स्ट्रेट और फिर वापसी। तो ये हमारा हर एक 12,000 एटम में ऐसा देखने को उन्हें मिला। और इतने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने के बाद रदरफोर्ड जी ने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि ये जो रिजल्ट आए ना वो बिल्कुल मेरे लिए ऐसे हैं जैसे कि इफ यू फायर अ 15 इंच शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक एंड हिट्स यू। मतलब अगर आप एक छोटी सी बुलेट चलाएं टिश्यू पेपर पर और टिश्यू पेपर पर वो बुलेट जा करके टकरा करके और वापसी आपको लग जाए, इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा था उनके लिए। सेम इसी प्रकार उन्हें ये ऐसा लगा ये रिजल्ट देख करके। अब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए, जो कि हमारे कंक्लूजन यहाँ पर लिखे हैं, समझते हैं। देखिए इन कंक्लूजन को देखिए, उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर एटम में जो है स्पेस वो एम्प्टी है, मतलब खाली है। बिकॉज क्योंकि कई सारे पार्टिकल्स हमारे अल्फा पार्टिकल्स हमने यहाँ देखा था, कई सारे पार्टिकल्स हमारे सीधे निकल गए। सीधे क्यों निकल गए? क्योंकि एटम में हो सकता है स्पेस ज्यादातर खाली हो, इसी वजह से वो स्ट्रेट निकल गए हमारे। सेकंड उन्होंने क्या कहा, कुछ पार्टिकल बहुत छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। यहाँ पर हमने देखा था छोटे से एंगल पर हमारे डिफ्लेक्ट हुए थे। तो इससे उन्होंने बताया कि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है ना वो एटम में बहुत कम अमाउंट में है, मतलब एक छोटी सी जगह में प्रेजेंट है हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि देखिए हमारे जो पार्टिकल्स थे वो डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स थे और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो ज्यादा छोटे से एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, देखिए सेम चार्ज हमारे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, मतलब प्लस और प्लस हमारे आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो जब पॉजिटिव चार्ज हमारा कहीं छोटा सा मिला होगा तभी तो रिफ्लेक्शन दिखाई दिया होगा, और रिफ्लेक्शन हमारा छोटे से एंगल में कम दिखाई दिया। तो इस वजह से हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं छोटी सी जगह में एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें कम अमाउंट में छोटे डिफ्लेक्शन दिखने मिले। और बहुत कम ही अमाउंट में लगभग 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल उन्हें 180 पर डिफ्लेक्ट होता दिखाई दिया, मतलब एक पार्टिकल ने रिबाउंड किया था हमारा, जिससे उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा वो बहुत छोटे से पार्ट में लाई करता है हमारे एटम के अंदर। और इसी रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने एक बात और बताई कि जो हमारा रेडियस है ना वो न्यूक्लियस की वो अबाउट 10 की पावर 5 टाइम लेस देन रेडियस ऑफ एन एटम है। मतलब एटम की जो रेडियस होती है ना, एटम की रेडियस से 10 की पावर 5 टाइम छोटी है हमारे न्यूक्लियस की रेडियस। और देखिए रदरफोर्ड ने हमारे इसी के साथ हमें कुछ बातें और बताई, जो कि बताया उन्होंने कि सेंटर में हमारे एटम के न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जितना भी ज्यादातर मास है ना एटम का वो हमारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग एक वेल डिफाइंड शेल्स में और ऑर्बिट्स में। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम। मतलब जो साइज है न्यूक्लियस का वो काफी छोटा है कंपेयर करें हम एटम से। एटम हमारा साइज से काफी छोटा है न्यूक्लियस का साइज। अब इतनी बातें तो रदरफोर्ड ने बताई, लेकिन एक ड्रॉबैक जो रदरफोर्ड का था वो ये था कि उन्होंने ये तो बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है शेल्स में चारों तरफ, किसके, न्यूक्लियस के। लेकिन एक बात जो थी वो ये थी कि ऑर्बिटल रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, लेकिन हमारा एटम स्टेबल कैसे रहता है वो ये नहीं बता पाए। क्योंकि देखिए जब भी हमारा एक्सेलरेशन होता है, पार्टिकल्स का जब एक्सेलरेशन होता है एनर्जी का लॉस भी होता है। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और जब हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होगी तो क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को हमारे न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए और गिर जाना चाहिए, जिससे हमारा एटम हमारा अनस्टेबल बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एटम हमारा स्टेबल होता है। तो ये वो नहीं बता पाए कि एटम हमारा स्टेबल किस वजह से रहता है। द रिवॉल्विंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और अगर ऐसा होता है, वो फॉल कर जाता है, तो हाईली अनस्टेबल होगा हमारा एटम,
जबकि एटम हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये ड्रॉबैक था किसका, हमारा रदरफोर्ड का। देखिए ड्रॉबैक रदरफोर्ड का दूर किसने किया, हमारे वो दूर किया हमारे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम ने। बोर्स जी ने हमारा अपना स्ट्रक्चर दिया, एटम का मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने समझाया कि एटम कैसे स्टेबल रहता है। लेकिन ये डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।